ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद किस तरह से महत्वपूर्ण है, या आयुर्वेद के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या है आयुर्वेद का विज्ञान, क्या है आयुर्वेद का दर्शन। आयुर्वेद दर्शन की इस विधा को लेकर के हम अनेक चर्चाओं के साथ में बहुत सारे ज्ञान को आपके सम्मुख पहुंचा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अष्टविध रोग परीक्षा विधि के विषय में। आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये हालांकि बहुत ही इसको बहुत अष्टविध रोग परीक्षा विधि को बहुत प्राचीन नहीं माना जाता, फिर भी आयुर्वेद में यह महत्वपूर्ण अंग है कि किस तरह से अलग अलग तरह से हम रोगों का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, स्पर्श, शब्द और दृष्टि और आकृति, इन सब को गिनाया गया है। 8 प्रकार गिनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 8 परीक्षणों के लिए अलग अलग तरह के इन लक्षणों के द्वारा हम सारे रोगों को पता करते हैं, इसको क्या बीमारी है। हालांकि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैद्य के लिए ज़रूरी माने गए हैं। यानी वैद्य जब रोगी की परीक्षा करें या तो कैसे परीक्षा करें, तो ये अष्टविध परीक्षा माना गया है। इसको आप कहेंगे कि ये वैद्य का काम है तो हमें क्या काम आएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बेसिक नॉलेज होने से, इसमें से कुछ परीक्षा के पहचान का प्रकार का आपको पता होने से आपको ये पता चल जाएगा कि रोगी की क्या स्थिति है या इसका क्या दोष कितना बढ़ा हुआ है, बेसिक रूप से ये रोगी है कि नहीं है। तो इस तरह से पता चल जाता है। इन अष्टविध परीक्षा के लिए जो है रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानष्टो निरीक्षयत नाड़िम मूत्र मलम जिह्वाम शब्दम स्पर्श दृगाकृति कह करके योग रत्नाकर के अंदर में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हम इसकी बात जरूर करेंगे। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आप जानिए कि जो वैद्य लोग पहले किस तरह से परीक्षा करते थे, आयुर्वेद में किस तरह से परीक्षा की जाती है। आज भी डॉक्टर जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको क्या करता है, वो आपकी जीवा परीक्षण करता है, आपकी आंख देखता है, आपके मुंह देखता है। तो इस तरह की परीक्षाओं की विधि को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले
हमारे लिए निर्देशित किया था। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के अंदर ये सारी चीज़ें वर्णन किया गया था। उसके माध्यम से हजारों हजारों वर्ष तक हमारी चिकित्सा की जाती रही। इस तरह से ये जो परीक्षा की जो विधियां हैं यह हम सबको जानना भी ज़रूरी है। परंतु जो मॉडर्न सिस्टम वाले भी यदि नाड़ी परीक्षण करते हैं तो नाड़ी पल्स का परीक्षण करते हैं, परंतु हमारे यहाँ नाड़ी परीक्षण के लिए वह पल्स को नहीं देखते हैं। हम यहाँ दोषों का परीक्षण करते हैं, रोग की स्थिति का परीक्षण करते हैं। ये इसको हम एलोपैथी के साथ बराबर नहीं मान सकते हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि नाड़ी परीक्षण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है, बहुत सात्विक सावधान होना जरूरी पड़ सकता है। और इसका जानने वाला जो व्यक्ति जो है उसके सानिध्य में जाकर के सीखा जा सकता है। मुझे याद आता है हरियाणा के अंदर एक सोमदत्त जी वैद्य जी हुए, बहुत प्रकांड वैद्य थे। वो ऐसा कहते हैं कि उनके विषय में ऐसा था कि वो दूर से भी, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान की कृपा से उस नाड़ी परीक्षण के विज्ञान का हमको भी थोड़ा सा बोध तो है, परमात्मा ने हमें वह दिया है। पर जो उन ऋषियों का, उन परंपराओं को मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हालांकि हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कहानियाँ प्रचलन में हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें सुनाते हैं कि बोले कोई वैद्य जो है वह जैसे कहीं मुग़ल शासक के समय पर एक दो वैद्यों के अभी नाम स्मरण नहीं है, बोले इतने प्रकांड वैद्य थे कि उन्होंने कहा कि वो मुग़ल में जो माताएं बहनें थी वो बोले सामने नहीं आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा सामने नहीं आ सकती हैं तो बोले उसके हाथ में एक धागा बांधो, धागा बांध करके बोले धागा वैद्य जी को थमा दो, बोले उन्हें पकड़ करके भी रोग बता दिया। हालांकि ये बात मुझे थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि वात पित्त कफ दोष के लिए वो स्पर्श के द्वारा ही नाड़ी की परीक्षा की जाती है। और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो सोमदत्त जी थे वैद्य जी, बहुत प्रकांड थे। वो दूत नाड़ी, उन्होंने एक जो बहुत ही रिसर्च किया था, उन्होंने दूत नाड़ी विज्ञानम करके नाड़ी विज्ञानम एक पुस्तक लिखी थी। वो कहते थे कि नहीं, यदि आप कहीं दूर भी कोई रोगी हो, यदि उस रोगी से कोई मिला हुआ व्यक्ति भी उनके पास चला जाता था तो वह उन्होंने उस व्यक्ति के नाड़ी परीक्षण करके, यानी रोगी के नाड़ी परीक्षण करके नहीं, रोगी के पास रहा हुआ व्यक्ति के नाड़ी के परीक्षण के द्वारा उस रोगी के रोग की स्थिति बता देते थे। और अभी भी भारतवर्ष के अंदर ऐसे बहुत सारे नाड़ी विज्ञानी हैं जिनके नाड़ी के ज्ञान को देख करके बहुत सारे लोग जो है वो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि कोई व्यक्ति रोगी के वस्त्र को लेकर के भी यदि पहुँच जाता था तो वह उसके लक्षणों के आधार पर वो बता देते थे कि इसको क्या बीमारी है या इसकी क्या रोग की स्थिति है। इस तरह से विविध तरह की विधाएं और बहुत सारी परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलन में हैं। तो वो परंपराएं बहुत वैज्ञानिकतापूर्ण भी हैं, वह प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो जब नाड़ी परीक्षण की मैं बात कर रहा हूँ तो नाड़ी परीक्षण हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि कोई भी रोगी जब वैद्य के पास जाता है, यदि वो नाड़ी नहीं पकड़ता है, नाड़ी की परीक्षण नहीं करता है, तो आज भी हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक मान्यता है, रोगी भी सोचता है कि एक ऐसा वैद्य है जो नाड़ी परीक्षण भी नहीं किया, नाड़ी भी नहीं देखा। इसीलिए क्षमा करना, बहुत सारे हमारे वैद्यगण जिनको नाड़ी के विषय में कुछ भी पता नहीं हो तो भी रोगी को दिखाने के लिए जरूर नाड़ी को पकड़ लेते हैं। और आज हम, क्योंकि अभी मेरे पास कम समय होता है, कम समय में यानी कि जो आपके लिए मेरे को चर्चा करने के लिए जो ये हमारे पास जो 25 मिनट होते हैं, इन मिनटों में भी मैं आज थोड़ा सा नाड़ी परीक्षण की आपको विधि बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप इसको सुनते रहिएगा। तो नाड़ी परीक्षण, रोगी और रोग की प्रकृति जानने के लिए जो नाड़ी होती है, नाड़ी मतलब जो धमनी का परीक्षण कर करके इसको एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इससे शरीर का जो स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का प्रभाव हृदय या उसके स्पंदन पर पड़ता है। इस स्पंदन का प्रभाव धमनियों में स्फुरण पर पड़ता है नाड़ी की परीक्षा के लिए। इसीलिए कहा कि जो धमनियों का स्फुरण है, स्पंदन है, वो सही समय माना गया है। प्रातः काल का जो खाली पेट है उसको उत्तम माना गया है, या फिर मालिश करने के बाद, खाना खाने के बाद में नाड़ी की गति अस्थिर हो जाती है। हालांकि कई बार दोष की अधिक बढ़ी हुई स्थिति होती है तो पता चल जाता है। तो इस तरह से रोगी की नाड़ी परीक्षा से रोग का जो है उचित हम निदान कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षण यदि ठीक से नहीं हुआ तो फिर निदान थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए कहा कि जब नाड़ी
तब नहीं देखनी चाहिए जब रोगी बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा हो या बहुत ज़्यादा बेचैनी में हो। इतना ही नहीं, नाड़ी के परीक्षण इसी तरह से वैद्य के लिए भी लक्षण है कि वैद्य को कैसा होना चाहिए। वैद्य को नाड़ी परीक्षण के लिए कहा कि वैद्य भी सात्विक होना चाहिए, उस समय पर सहज स्थिति में होना चाहिए और उस समय पर अवसाद से युक्त नहीं होना चाहिए। पता चला, क्षमा करिएगा, वैद्य घर में तो झगड़ा कर करके और अपनी क्लिनिक पर पहुँचे, जा करके रोगी का हाथ पकड़ कर बैठ जाएंगे। हाथ तो वैद्य का रोगी के हाथ पे होगा पर दिमाग घर पे होगा, झगड़ों पर होगा। तो इसलिए कहा वैद्य को सात्विक ही होना चाहिए, अवसाद टेंशन से दूर होना चाहिए। इसीलिए आज की ये भागम भाग की ज़िंदगी में, तनाव और अवसादपूर्ण इस संसार के अंदर में आयुर्वेद के उचित ज्ञान और ज्ञान के साथ में मन को शांत और निरामय रखना बहुत कठिन काम है। पर यदि हमको आयुर्वेद का ज्ञाता बनना है, आयुर्वेद के द्वारा लोगों की सेवा करनी है, तो ज़रूर मैं कहूँगा यदि हमने भगवान ने हमको ऋषियों की इस विधा से जोड़ा है तो इस विधा को दुनिया में पहुंचाने के लिए, इस विधा के द्वारा कुछ सेवा करने का हम सबको प्रयास ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो नाड़ी परीक्षण से पहले मैंने कहा कि एक तो हमको जानना है रोग की शारीरिक स्थिति, यानी कि नाड़ी परीक्षण कब करें, जब वो बहुत भूखा हो ना हो, बहुत प्यासा ना हो और खाया हुआ भी ना हो, तेल मालिश किया भी ना हो, दौड़ दौड़ कर आया हुआ भी ना हो, ज़्यादा एकदम असामान्य स्थिति में ना हो। इसी तरह से वैद्य भी थोड़ा शांत हो, सात्विक भागों से परिपूर्ण हो, नशा करने वाला ना हो, बहुत ज़्यादा अवसाद में ना हो। तो आज ऐसे वैद्य मिलेंगे कहाँ, जो स्वयं नशेड़ी है, गजड़ी है, भागड़ी है, स्वयं जो अवसाद तनाव में रहता है। क्षमा करिएगा, इसमें से कुछ तो है जो आप अपने को सुधार कर सकते हैं। जो हमारी जो सांसारिक परिस्थितियाँ हैं उनको हम नहीं सुधार सकते हैं, पर अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। तो अपने आप को सुधार करके फिर हम अच्छे नाड़ी वैद्य बन सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षण के लिए आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से कह देते हैं कि जो अंगुष्ठ मूल है, ये जो अंगूठा है, जैसे मान लीजिए कि ये अंगुष्ठ का जो मूल है यहाँ पर, यानी कि लगभग आधी इंच बराबर, यानी मूल में 1 उंगल भर जमीन को, ये हाथ को छोड़ करके, मेरे हाथ को आप देख सकते हैं, ये जो स्थान है यहाँ पर आप इसको 1 उंगली भर जगह को छोड़ करके यहाँ पर नाड़ी का परीक्षण आप कर सकते हैं। और इसके लिए सामान्यतः नियम कहा गया कि पुरुष का जो हाथ है वो दायां हाथ प्रबल होता है, तो उनके लिए कहा कि दायां हस्त राइट हैंड पर देखना चाहिए। माता बहनों का जो थोड़ा सा वाम साइड प्रबल होता है, इसलिए कहा कि बायां हाथ देखना चाहिए। परंतु ये ध्यान रहे कि कभी कभी दोनों का दोनों भी देखना पड़ जाता है, स्पष्ट रूप से कई बार पता नहीं चलता है। और नाड़ी परीक्षण के लिए कई लोग ऐसे होते हैं, नाड़ी रख दी, यूँ ठेका दिया, वैद्य ने यूँ देख लिया, देख भी लिए, वैद्य ने पूछा भी नहीं। कहा कि हाथ को थोड़ा सा सीधा रख करके फैला के रखनी चाहिए। इस स्थिति में हमको थोड़ा सा नाड़ी का जो और हाथ को थोड़ा सा ढीला, यानी कि एकदम ऐसा नहीं कि तन करके खड़े हो गए, हल्का सा ढीला रख करके करते हैं, तो उससे जो है हाथ भी ऐसा नॉर्मल स्थिति, ऐसा मूठा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कारण नॉर्मल खुली हुई स्थिति में हाथ होनी चाहिए। तो चिकित्सक को अपने दाएं हाथ से नाड़ी देखनी चाहिए। हमेशा कहा कि जब चिकित्सक नाड़ी देखें तो अपने दाएं हाथ से देखें। दाएं हाथ से, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब दाएं हाथ से आप नाड़ी देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो ये जो पहले जो ये जो हमारी जो तर्जनी है, वो तर्जनी पहले आएगी, फिर मध्यमा ये बाद में आएगी, फिर मध्यमा के बाद में फिर जो अनामिका है ये उसके बाद में आएगी। 3 नाड़ियाँ इस तरह से यूँ आपने पकड़ने के बाद में इसमें जो धड़कन होती है, इन उंगलियों को नाड़ी पर रखने के बाद में तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल में रखा। तर्जनी उंगली के गति का दबाव अधिक है, तो कहा कि पहले क्या समझना है कि वात दोष की प्रधानता है। यहाँ यदि ज़्यादा धक धक करे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, किसी के भी आप पकड़ोगे तो इधर ज़्यादा धक धक करे तो ये वायु है। फिर इसके बाद में कहा कि मध्यमा वाली जगह पर धक धक करे, ज़्यादा वायु का दबाव की अनुभूति हो तो सोच लेना पित्त दोष है। और जब अनामिका पे लास्ट पर ज़्यादा दबाव बने तो समझ लेना कफ दोष है। इस तरह से वात पित्त कफ दोष का ये नाड़ी के परीक्षण से पता चलने लगता है। तो वात पित्त कफ दोष के स्पंदन के द्वारा कि रोग, यदि मान लीजिए कि इसके अलावा, ये तो दोष की बात हो गई, नाड़ी नियमित गति में स्पंदन करती है तो समझ लेना कि रोग ठीक होने की स्थिति में है। यदि वो रुक करके चलती है तो समझ लेना कि यह थोड़ा सा शीघ्र चिकित्सा न की गई तो यह गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेद के अंदर इस नाड़ी विज्ञान की बड़ी महत्ता है। और नाड़ी को आयुर्वेद के अनुसार कहा कि असाध्य रोग सूचक नाड़ी जो है, कुशल वैद्य जो है नाड़ी के स्पंदन को अनुभव कर करके ये जान लेता है
कि यह रोगी किस स्थिति पर है, रोग की क्या स्थिति है, ये नाड़ी धीरे धीरे चल रही है, दुर्बल है, चंचल है, रुक रुक करके चल रही है। तो इस तरह से हम बहुविध गति वाली नाड़ी को कहा कि तीनों दोष प्रकोपित हैं, असाध्य है। इस तरह से नाड़ी की गति क्रमशः पित्त, वात और कफ गति वाली हो, फिर अत्यंत तेज गति से चले घूमे, तो सोच लेना कि जो असाध्य रोग मान लेना। मतलब इसको से आयुर्वेद के अंदर विविध तरह के नाड़ी की जो गतियों की व्याख्या की गई है। यानी नाड़ी जो बहुत तेज चल जाए, एकदम चक्र की तरह धड़ 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 चले, पता चला फिर एकदम धीमे हो जाए, तो वो भी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। जो नाड़ी एकदम धीमे 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 एकदम ठंडी ठंडी सी समझ लेना, तो कहा कि वो भी अच्छी नहीं मानी गई है। तो फिर आरोग्य वालों की नाड़ी कैसे होती है, जो स्वस्थ लोग होते हैं कैसे नाड़ी होती है, कहा जिसकी नाड़ी की गति जो है ना हंस की गति की जैसी हो, उसका मुख प्रसन्न हो, तो बोला कि हंस की गति की नाड़ी को एकदम आयुर्वेद के अनुसार जो है बहुत सर्वोत्तम मानी गई है। तो ये नाड़ी की जैसे मैंने बात की, वैसे नाड़ी की गति को वात पित्त कफ को जानने के लिए कहा कि जिसकी वात प्रबल नाड़ी होती है तो नाड़ी कैसे चलती है, बोले सांप की तरह से चलती है। सांप कैसे चलता है, सर एकदम। आपने देखा होगा कहीं आप कहीं भी गए हो, कभी कभी आपका सांप का सामना हुआ हो, तो जरूर आपने देखा होगा कि सांप की गति, सांप का फुंकार नहीं, तो जो फुंकार है सांप की फुंकार नहीं, सांप की गति वो सर एकदम तेजी के साथ गति करता है। समझाने के लिए कहा कि सांप की गति वाले हैं, तो वो गति कहते हैं कि वात नाड़ी की पहचान है। और वात नाड़ी की पहचान सबसे पहले समझिए, वात नाड़ी ऐसा नहीं कि आपने हाथ उल्टा सीधा रख लिया पर जिधर सर चला बोला उधर ही वात बढ़ रहा, नहीं। वात की गति होनी एक ही जगह पर है। यहाँ देखो, यहाँ नाड़ी तेज है, यहाँ की गति एकदम सांप की तरह चल रही है। क्या ये एक मोटा, ये स्थूल विधा है। ये आप बैठ करके घर में भी एक दूसरे की नाड़ी देख करके थोड़ा पहचान कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये कोई ऐसा नहीं कि आप अनशन दवाई लिखनी शुरू कर दो, पर नाड़ी कैसी चल रही है इसका अनुभूति तो आप कर सकते हैं। तो चिकित्सक बंधुओं के लिए मैं थोड़ी सी एक दो रहस्य की बात बताने वाला हूँ। जो नाड़ी विज्ञान को जानना और समझना चाहते हैं, हालांकि ऐसी विद्या नहीं कि चुटकी में बता दी और आप एकदम नाड़ी के विज्ञानी हो गए, पर आप बेसिक चीज़ को जरूर समझ सकते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं कि पहली नाड़ी किसकी है, वात की है। वात की गति कैसी है, वह है बिल्कुल सांप की जैसी, वह सरसराहट के साथ चलने वाली होती है। दूसरी गति कहा कि वात के बाद में, तर्जनी के बाद में हमने जो मध्यमा रखा, मध्यमा की गति किसकी मानी गई है, ये मानी गई कफ की। कफ की गति के लिए कहा कि उसको जो है एक तरह से जो नाड़ी होती है दूसरे नंबर पर, उसको कहा गया कि वो मेंढक की तरह से होती है। मेंढक की तरह से जो है वो नाड़ी फुदक फुदक करके चलती है। तो फुदक फुदक करके कैसे चलती है, मेंढक को आपने देखा होगा कि मेंढक जो है वो कैसे चलता है, एकदम जंप मार करके चलता रहता है। तो मेंढक की तरह से नाड़ी जंप मार करके चले, तो आप देखना कि जैसे मेंढक दूर दूर जंप मारता है ऐसे, तो वो उस स्थिति पर जंप मारे तो समझ लेना कि वो पित्त की नाड़ी है। यानी पित्त जो है ना ज़्यादा कूदता है, जो ज़्यादा कूदे नाड़ी जो है वो समझ, जो सरसराहट के साथ चले वो वायु है, जो एकदम कूदे, क्योंकि पित्त में ज़्यादा गति होती है, ज़्यादा कूदे तो कहते हैं ना, तो मेंढक की तरह मत कूद। तो कूदने का पर्याय मेंढक को हम मानते हैं ना, क्या मेंढक की तरह कूदता रहता है, तो इसीलिए मेंढक की तरह से जो कूदे तो समझ लेना वह पित्त नाड़ी है। तो उसको पित्त के बाद में फिर तीसरा बचता है कफ नाड़ी, वात पित्त और कफ। तीसरा जो अनामिका है उसके साथ जो हमारी जो हाथ उंगली है, ये तीसरे नंबर वाली उंगली। पहली उंगली में हो गया वात, वात नाड़ी हमने थोड़ी सी एक उंगली भर इसकी जगह को छोड़ करके हमने हाथ से पकड़ा, एक उंगली भर इतनी जगह छोड़ करके, फिर यहाँ इसके बाद में ये कहाँ रखना है, ये मध्य में भी नहीं, एकदम किनारे पर भी नहीं, जहाँ धड़कन का हमको बोध हो हमको वहाँ पर रखना है। उसके बाद फिर हमने रखा मध्यमा, दूसरी उंगली रखा इसके बिल्कुल बराबर में, तीसरी रखी अनामिका रखी उसके बराबर में, इस तरह से हमने रखा। हाथ की स्थिति बनती इस तरह से। तो यूँ ये नाड़ी परीक्षण विधि की सही विधि, हाथ की स्थिति ऐसी रहनी चाहिए, हाथ लगभग ऐसा रहना चाहिए। मैंने अपने बाएं हाथ को पकड़ा हुआ है, ये नाड़ी पकड़ने की ये सही विधि है। और इसमें मान लीजिए कि जो नाड़ी की धड़कन यहाँ पर ज़्यादा है तो समझ लेना ये वात है पहले उंगली वाले में, दूसरी उंगली में है तो पित्त है, तीसरी उंगली के साथ में है तो कफ है। ये वात पित्त कफ की हो गया। पहली वाली जो उंगली के अंदर में वायु नाड़ी में अंदर में यदि मान लीजिए कि वह नाड़ी यदि ज़्यादा कूद रही हो, यानी कि नहीं सरसराहट कर रही हो,
पूरी तरह से सरसराहट के साथ चल रही हो तो सोच लेना कि सांप की तरह से सरसराहट कर रही हो, ये समझ लेना कि जैसे वक्र होकर के थोड़ा सांप की तरह चल रही हो तो सोच लेना वायु दोष प्रकोपित है। फिर इसी तरह से जो पूरे कूदते हुए चल रही हो मेंढक की तरह से तो सोच लेना पित्त ज़्यादा प्रकोपित है। और धीरे धीरे जो है पित्त के बाद में वायु के लिए कहा कबूतर की तरह से। कबूतर थोड़ा सा ना बड़ा आलसी टाइप होता है, आलसी टाइप होता है तो वो बड़ा मस्ती से चलता है, धीरे धीरे। कबूतर जो है बहुत सहज सहज से चढ़ता है। तो जो कबूतर की नाड़ी है तो कबूतर की नाड़ी समझ लेना वो कफ बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर। इस तरह से हम वात पित्त कफ को पहचान सकते हैं। उसके आधार पर उसकी स्थिति को पता होने से उससे संबंधित रोगों की स्थिति की ये फिर एक बहुत सतत अभ्यास चाहिए, सतत साधना चाहिए। उसके द्वारा इस नाड़ी परीक्षण की विधि को हम जान सकते हैं। तो हमने संकल्प लिया था, हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको थोड़ी नाड़ी विद्या सिखाएंगे। तो जो हमारे चिकित्सक भाई बंधु हैं या जो नाड़ी को थोड़ा जानना चाहते हैं या यदि आप रोगी भी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। यदि नाड़ी की इतनी गहन विद्या को आप नहीं समझ पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी रोगी आए आपके पास आप नाड़ी को ध्यान से देख लेना। वात पित्त कफ के हिसाब से आप सांप मेंढक कबूतरी के हिसाब से आप बहुत ध्यान से देख लेना। देख करके उसको दिमाग में नोट कर लेना। जिसकी नाड़ी पकड़ी आपने उसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि मैंने उसका नाड़ी पकड़ा तो उसको इस तरह के लक्षण थे। फिर उन लक्षणों को मिला करके फिर रोगी से पूछ लेना। कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि आयुर्वेद में जब रोगी आते हैं तो आकर के उनको बड़ी संतुष्टि होती है, वैद्य जी मेरी बीमारी बता दो ना, मेरे को क्या हुआ है। यदि आप एक दो बीमारी भी बता देते हैं तो रोगी ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा बीमारी बताने की जो आप बता सके बता देना, नहीं बता सके तो उससे लक्षण पूछ लेना। उसे स्वतः रोगी से पूछते हुए फिर आप उसको दिमाग में नोट करते रहना कि रोगी ने बताया कि ये मेरे को बीमारियां हैं, ये रोग की स्थिति है। उसको अपने अपने दिमाग में नोट करा। दिमाग में नोट कर करके फिर अपने नाड़ी की स्थिति देखी। यानी नाड़ी से रोग की पहचान करना ये योग्य वैद्य का लक्षण है। यदि आप नाड़ी सीख रहे हैं तो आपके लिए इसको विपरीत गति से चलना होगा। यानी आप नाड़ी के रोग की स्थिति पर नाड़ी की गति को मिलाइए। जो रोग की स्थिति है उस स्थिति के आधार पर नाड़ी की गति को मिलाएंगे। और जो हमारे बच्चे वैद्य की व्यवस्था को सीख रहे हैं, आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जहाँ भी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ जो ओपीडी में रोगी आते हैं आपस में भी बैठ करके इस नाड़ी परीक्षण की विधि उसके लक्षण को लेकर के उसको लक्षण को समझ करके फिर आप जो है जो व्यक्ति के शरीर की स्थिति और उसके लक्षण के आधार पर उसकी नाड़ी की जो स्थिति है उसका माप करिए। तो फिर हमारी जो नाड़ी है एकदम हंस की तरह से हो जाए तो मान लीजिए कि फिर वो एकदम टनाटन स्वस्थ है। जिसकी नाड़ी हंस की तरह से चले, बड़ा आनंद से एकदम हंस की चाल, ये चला बोले हंस की चाल। जिसकी नाड़ी मस्तानी हो, उसके मुख में प्रसन्नता हो, समझ रहे रोगों से मुक्त है। तो ये हमको बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी सी आज ही समाप्त करने। अष्टविध परीक्षण में हमने पहली बात करी नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में। आयुर्वेद ने कहा दूसरा मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षण करने के लिए कहा कि जो रात को सोकर उठकर सुबह का पेशा होता है, सबको पता होता है कि जब सुबह उठ करके आप यूरिन के लिए जाते हैं, कभी गाढ़ा होता है, कभी चिपचिपा होता है, कभी ज़्यादा पीला होता है, तो समझ लेना कुछ मामला गड़बड़ है। नॉर्मल हो जाए तो समझ लेना कि थोड़ा सा ठीक है। हालांकि आज भी मॉडर्न साइंस में भी बहुत तरह के इक्विपमेंट्स हैं। हम यूरिन को करने के लिए परीक्षण के लिए ले करके जाते हैं तो उसको बर्तन में रख करके सुबह के यूरिन को ही सर्वोत्तम माना जाता है, उसके द्वारा ही वह परीक्षण किया जाता है। उस बर्तन में रख करके उसको ढक देना चाहिए। और आयुर्वेद में विविध तरह की जो मूत्र परीक्षण है उसका जो है उसके रंग के आधार पर, उसके स्मेल के आधार पर, उसके गाढ़ा पतला के आधार पर इस तरह से जो है परीक्षण किया जाता था। अभी तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, उसके द्वारा हमको मूत्र परीक्षण करना चाहिए। मल परीक्षण के लिए भी, स्टूल के लिए भी, रंग आदि के लिए, उसकी जो प्रकृति के लिए देखने के लिए कहा कि उसके द्वारा जानकारी मिलती है। आजकल भी स्टूल को परीक्षण के लिए करने के लिए, स्टूल के परीक्षण के लिए भी आजकल विविध तरह के यंत्र हैं, विविध तरह के उसके मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं। तो रंग आदि के द्वारा भी हमारे यहाँ वात आदि, पित्त आदि दोषों का पहले से शुष्कता, कठोरता के आधार पर झाग युक्त, खरदूरी युक्त है, इससे रंग है, हरा पीलापन लिया हुआ है, काला पीना लिया हुआ है, इसी तरह से दोष आदि का जो है जाना जाता था। जब कफ बड़ा होता है तो लैट्रिन बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है, जब पित्त बड़ा होता है तो लगभग पीली पीली लैट्रिन हो जाती है, और वायु बढ़ने पर फटा फटा सा मल होने लगता है। ये मोटी मोटी सी बात है। और जो है कफज रोगी जो है वो मल को जो है गांठदार भी करता है। तो गाढ़ा जैसे हमने बताया, इसी तरह से मल के बाद में जिह्वा को भी हम ऐसा करते हैं
कि मल में जैसे मैंने बताया ना कि मल परीक्षण तो बहुत बड़ी बात है। मल और मूत्र, उसमें दुर्गंध है, गंध कैसा है, पानी में डूब रहा है मल, पानी में तैर रहा है, इस तरह से यदि पानी में तैर रहा है तो भोजन अपक्व है, डूब रहा है तो वायु बढ़ी हुई है, इस तरह के लक्षण इससे आयुर्वेद में बहुत विशद वर्णन है। इतना ही समझिए, मल ना चिपचिपा होना चाहिए, ना फुला हुआ होना चाहिए, ना गाढ़ा होना नहीं चाहिए, ना पतला होना चाहिए, ना सफ़ेद होना चाहिए, पीला होना चाहिए, मल नॉर्मल होना चाहिए। मल नॉर्मल नहीं है तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। फिर इसी तरह से नेत्र की परीक्षा कि नेत्र का कैसा रंग है, या कई बार नेत्र की लालिमा है कि नहीं, उसे हीमोग्लोबिन है या आँखों का रंग वगैरह है, इसको देख करके हम पता कर लेते हैं कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। इसी तरह से नेत्र परीक्षण के बाद में फिर की जाती है जिह्वा परीक्षण। तो जिह्वा परीक्षण के लिए भी हम देखते हैं कि उसकी जिह्वा सफ़ेद है, उसके जिह्वा के अंदर मल तो नहीं जमा हुआ है, वो जिह्वा जो है देखने में लालिमा युक्त है कि नहीं है, इस तरह से उसको देखा जाता है। उससे जो बोलता है, रस का जो अनुभव करता है, ये सब जाना जाता है। फिर कहा स्वर परीक्षा, स्वर के अंदर हम देखते हैं किस तरह की उसकी जो उसकी आवाज़ कैसी है, बोलने में साफ़ है, परेशानी तो नहीं है, इस तरह से जो है रोगी में किस दोष की प्रधानता है, उसके आधार पर हम परीक्षण करते हैं। सातवां स्पर्श परीक्षा। स्पर्श में जैसे स्किन के अंदर कोई ज़्यादा गर्म है, जाते तो हाथ लगा कर देखते हैं। पैर हमेशा गर्म रहना चाहिए, पेट हमेशा मुलायम रहना चाहिए, सर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। पर आजकल लोगों के सर गर्म रहते हैं, पैर ठंडे रहते हैं, इसलिए शीर्षासन हो रखा है, उल्टा हो रखा है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। लास्ट में कहा आकृति और रूप की परीक्षा। सारे परीक्षण के उपयुक्त रोगी को थोड़ा सा उसकी शरीर की जो प्रकृति को, आकृति को देख करके, उसकी त्वचा है, बाल है, रूखे हैं, फटे हैं, वो किस तरह का जो है शरीर की स्थिति है, उसकी नाखून वगैरह हैं, इन सब को देख करके भी, चेहरा वगैरह को देख करके भी पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रकृति से युक्त व्यक्ति है, किस दोष या प्रकृति उसका अंदर बढ़ा हुआ है। तो इन प्रकृतियों को, इन लक्षणों को, इन सिम्टम्स को व्यक्ति स्वयं भी देख करके अनुभव कर सकता है। यदि आपके नाखूनों में पीलापन है, यदि आपके नाखून फट रहे हैं, आपके होंठ फट रहे हैं, आपके चेहरे पर खुश्की है, तो इन लक्षणों के आधार पर आप जो है अपना ये निदान कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो आपको उपाय करना चाहिए, उन दोषों के शमन के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये अष्टविध परीक्षा जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया, उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। इनको जान करके आप रोगों से बच सकते हैं। बीमारी आई है तो अपने ढंग से उपाय भी कर सकते हैं। ज़्यादा बीमारी बढ़ी हो तो अपने आप वैद्य बनने का प्रयास मत करना, वैद्य को दिखा देना। और जो वैद्य लोग हैं उनके लिए भी इन विधियों के द्वारा हमने बताने का प्रयास किया है कि कृपा करके, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम का हेल्प ले लीजिए निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए, पर इन आयुर्वेदिक की विधाओं का भी आप पालन करें, इन आयुर्वेदिक विधाओं का भी सम्मान करें। सम्मान करते हुए इन विधाओं से भी रोगियों का परीक्षण करें। इसी निवेदन के साथ में हम आज अपनी बात को पूरा करते हैं। कल फिर और अधिक जानकारी के साथ में और नए विषय के साथ में हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है आयुर्वेद से।